नमस्कार दोस्तों, ESR आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे विश्वास है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के क्लास हमारा होगा TGT PGT कला विषय के साथ जो है कला का वर्गीकरण, कला के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले की क्लास कला का परिचय, कला का अर्थ, कला की परिभाषा हो गया है। इसके पहले वाले वीडियो में आपको मिल चुका है। जो लोग नए हैं क्लास को सब्सक्राइब कर लें और मित्रों आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए जिससे अन्य लोगों को क्लास मिल सके, मित्रों को मिल सके, आपके उनका भी लाभ हो सके। क्योंकि हमारा प्रयास है कि आप लोग को संपूर्ण क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, तो इस चीज़ को आप लोग शेयर करते रहिए। जितनी संख्या आप लोग की होगी उतने हम आपको ज़्यादा वीडियो उपलब्ध करेंगे और हमारा भी उससे मनोबल बढ़ेगा, जिससे आप लोग को निरंतर हम इससे संबंधित नए जानकारियाँ और इससे संबंधित पाठ्यक्रमों को कवर करेंगे, पूरा करेंगे, पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग संख्या को बढ़ाते रहिए, इसी क्रम में आप सबका सहयोग यही है। और आज का हमारा जो क्लास है कला के वर्गीकरण के ऊपर है। तो सर्वप्रथम जानेंगे कि जो कलाएं सारे बताए गए हैं, जो कलाओं को वर्गीकृत किया गया है, इतने कलाएं को इस नाम से रखा गया है, किसके द्वारा हुआ है, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्षेमेंद्र नाथ ने, सर्वप्रथम जानेंगे, क्षेमेंद्र नाथ ने अपनी पुस्तक कला विलास में 64 जन उपयोगी कलाएं बताई है और 64 सुनार की कला बताई है, 64 वैश्याओं की कला बताई है, 10 भेषज कला बताई गई हैं, 16 कषायों की कला बताई गई है, 100 सार की कला बताई गई हैं और 32 कलाएं जो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से संबंधित कलाओं का वर्णन मिलता है। तो मित्रों जो सारे कलाएं हैं, इन कलाओं की अलग अलग जो माने गए हैं। सर्वप्रथम वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र ग्रंथ में जो रचना किया है वो 64 ही कलाओं का वर्णन किया है, जो बहुत ही पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अर्थात कहने का मतलब है जो आपके कलाएं हैं, जो आपकी कलाएं हैं, जो भी आपके दैनिक जीवन की क्रियाएं होते हैं वो किसी रूप में होता है। बोलना, चलना, उठना, बैठना, कोई आकृति बनाना, कोई मूर्ति बनाना, या कवि लिखना, या कविता करना, कहना, या भेष बदलना, जो भी सारे आपकी एक्टिविटी क्रियाएं होते हैं वो किसी ना किसी इन्हीं कलाओं के अंतर्गत आते हैं। जैसे सुनारों की कलाएं 64, जो सुनार होते हैं, जो आभूषण बनाने का कार्य करते हैं, वो कोई ना कोई डिज़ाइन, कोई ना कोई रूप, कोई ना कोई आकृतियाँ देते हैं, वो सारे इसमें आ जाते हैं। जिससे ढलाई भी करते हैं, कटाई भी करते हैं, कई विधियों के द्वारा उसका जो है वो निर्माण करते हैं। तो ये सारी कलाएँ इसी के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण हम जानेंगे कि किस कला को माना जाए जो हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करे। सबसे महत्वपूर्ण कलाएँ वही हैं। और भी कलाएं हैं जो हमें आत्मिक सुख प्रदान करते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों कला का वर्गीकरण जो है वो 2 बिंदुओं के आधार पर किया गया है। तो सर्वप्रथम हमारा पहला बिंदु है उपयोगी कला, दूसरा ललित कला। उपयोगी कला सर्वप्रथम इसलिए पहले रखा गया है क्योंकि मानव के जीवन में जो भी आवश्यकताएं होती हैं वो उपयोगी कला के ही द्वारा उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जैसे कोई भी कार्य हमारे दैनिक जीवन में जो भी चीज़ हम बुनाई करते हैं, निर्माण करते हैं, बनाते हैं, जिसका हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। जैसे सर्वप्रथम बताया जाए कि यदि मानव के जीवन व्यतीत करने हैं तो सर्वप्रथम उसे प्रमुख चीज़ों की आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा, मकान। अगर वो खाने को नहीं पाएगा तो जीवित नहीं रहेगा, या वो पहनने को नहीं पाएगा तो ज़्यादा सुरक्षित नहीं रहेगा, या उसे मकान नहीं मिलेगा तो जो है ज़्यादा सेफ सुरक्षित नहीं है। तो सर्वप्रथम जो उसके उपयोगी हैं ये सारे चीज़ें हैं, उसके प्रमुख ज़रूरतें हैं। ये सारे चीज़ें अगर पूरे हो जाते हैं तो टीवी भी लेता है, फ्रिज भी लेता है, कूलर भी लेता है, या जो है गाड़ी भी लेता है, मोबाइल भी लेता है, मनोरंजन के साधन, या वो
सारे चीज़ें उसके ऊपर होते हैं, उसकी आवश्यकताएं पूरा होने के बाद ये सारे चीज़ों की ज़रूरत होती है। लेकिन सर्वप्रथम उसकी जो ज़रूरत होती है, जो आवश्यकता होती है, रोटी कपड़ा मकान प्रमुख इसके होते हैं। उसी क्रम में उपयोगी कला को भी बताया गया है, जो हमारे दैनिक या जो हमारे भौतिक ज़रूरतें हैं, जो आवश्यकताएँ हैं, सर्वप्रथम क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। तो उपयोगी कला है अर्थात जो कलाएं हमारे जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करती हैं या पूरा करती हैं, उसे उपयोगी कला कहा जाता है। जैसे आभूषण निर्माण करना, रंगाई करना, छपाई करना और बढ़ईगिरी करना या अन्य जैसे कपड़े की बुनाई करना, बहुत सारे कार्य हैं जो कार्य किया जाता है। इस कार्य से हमें भौतिक सुख प्रदान होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि इस कार्य से हमें भौतिक सुख प्राप्त होता है, भौतिक संसाधन प्राप्त होते हैं। यदि जैसे आभूषण सभी लोग धारण करते हैं, महिलाएं ज़्यादा करती हैं, पुरुष कम करते हैं, लेकिन आभूषण हमारे लिए आवश्यकताएं हैं। या हर एक चीज़ की रंगाई, साफ़ सफाई जो है, रंगाई करने का कार्य चाहे मकान से लेकर हो, कोई भी चीज़ें हो, छपाई हो, चाहे प्रिंटर के द्वारा छपाई हो, चाहे कोई चीज़ लिखाई के द्वारा छपाई हो, चाहे वो ठप्पे के द्वारा छपाई हो, चाहे कपड़े की छपाई हो, जो भी सारे अन्य चीज़ जो हमारे आवश्यकताएं, जो हमारे ज़रूरतें हैं, ये सारे जो है उपयोगी कला के श्रेणी में आता है, जिसे हम प्लास्टिक आर्ट भी कह सकते हैं। प्लास्टिक आर्ट जिसका एक रूप हो, जो हमारे जीवन में उसकी महत्वपूर्ण योगदान हो। आपको ज्ञान होगा, आपको मालूम होगा कि सर्वप्रथम मनुष्य ने नवपाषाण काल में जो उसकी आविष्कार हुए थे, खोज हुए थे, चाहे वो जैसे गाड़ी के पहिए का निर्माण किया था, या मिट्टी चाक के ऊपर जो है मिट्टी के बर्तन बनाना प्रारंभ किया था, या झोपड़ियाँ बना के मकान बनाना, जैसे भी उनके पास जो भी ज्ञान थे, संसाधन थे, उसके उपयोगिता से उन्होंने किया था। यातायात के लिए वो लकड़ी के नाव का निर्माण किया था। ये सारे जो भी सारे कलाएं हैं, उनके प्रमुख उनकी आवश्यकताएं थी, प्रमुख उनकी ज़रूरतें थीं, उनको जो है उन्होंने सर्वप्रथम स्थान दिया था, और उसी के आधार पे उन्होंने भौतिक सुख प्रदान किया था, सुख प्राप्ति किया था। उसी के आधार पे आगे चलकर जब उनके सारे भौतिक सुख प्राप्त हो गए, तो उनका जो है संगीत में भी, नृत्य में भी, या चित्र करना या मूर्ति बनाना, इसमें भी रुचियां देखने लगी। दोस्तों, ललित कला वह है जिसमें 5 कलाएं बताई गई हैं, क्योंकि ललित कला का एकमात्र उद्देश्य केवल मानसिक या आत्मिक सुख या आनंद प्राप्ति करना बताया गया। ये ललित कला जो है, इसे बताया गया है एकमात्र साधन के रूप में जो बताया गया है। इसका उद्देश्य जो है वो केवल मानसिक रूप से, जैसे हम लोग कभी मानसिक रूप से डिस्टर्ब होते हैं तो हम लोग मूवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, या सॉन्ग सुनते हैं, तो आत्मिक हमें सुख प्रदान होता है, आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार से जो कलाएं, ललित कला के जो प्रकार बताए गए हैं, जो उसके रूप बताए गए हैं, वो 5 रूपों में बांटा गया है। आपका हो गया चित्रकला हो गया। जब व्यक्ति सारे संसाधन प्राप्त कर लेता है, उपयोगी कला से वो मतलब पूर्ण हो जाता है, तब वो कोई ना कोई, जैसे मकान बन गया, मकान बनने के बाद जब उसके बन गए तो उसमें चाहेगा कि वो थोड़ा जो है उसमें कुछ डिज़ाइन बन जाए, कुछ कलाकृतियाँ बन जाए, कुछ मूर्तियाँ कहीं स्थापित हो जाए, तो ये सारे भी उसके शौक़ धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। तो हम जानेंगे कि चित्रकारी करना और मूर्तिकला और वास्तुकला या भवन निर्माण, काव्य करना, संगीत व नृत्य कला, ये 5 कलाएं जो है इस श्रेणी में आते हैं कि हमें आनंद की प्राप्ति करते हैं। जैसे किसी हम चित्र को देखते हैं और उस चित्र को देखने के बाद हमें रस की अनुभूति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, हमें आत्मिक रूप से, हमें मानसिक रूप से हमें सुख व आनंद की प्राप्ति होती है। वो चित्रों के द्वारा होता है। हम विभिन्न कलाकारों की पेंटिंग को देखते हैं, हमें अपने नेत्रों को नयन सुख प्रदान होता है, या हम भिन्न भिन्न प्रकार के मूर्तियों को देखते हैं, हमें नयन सुख या आत्म सुख प्राप्त होता है। या किसी हम जो है वास्तुकला, जैसे मुग़ल के समय में लाल किला दिल्ली का
कुतुब मीनार हुआ, ताजमहल हुआ, बहुत सारे ऐसे इमारत हैं जिसको देखने के बाद हमें आनंद की प्राप्ति होता है, हम जो है सुख प्रदान होता है, प्राप्त होती है मन को, नेत्रों को, हृदय को। काव्य कला, किसी की कविता को हम जब सुनते हैं तो उससे भी हमें जो है मन को आनंद मिलती है, मन को आनंद मिलती है, रस अनुभूति होता है, जिसमें आपको काव्य कला में रस की भी अनुभूति होती है, उसमें रस भी दिखता है, उसमें भाव भी दिखता है, उसमें 9 रस दिखते हैं। आगे है संगीत कला व नृत्य कला। जब व्यक्ति जो है वो आत्मिक सुख प्रदान करना चाहता है तो ये पांचों कलाओं को किसी ना किसी रूप में उसका जो है प्रयोग करके उसको अपने जीवन में लाता है और आनंद की प्राप्ति करता, अनुभूति करता है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ध्यान से आप लोग इस नोट्स को आप लोग नोट्स बनाइएगा, क्योंकि सर्वप्रथम किसी परीक्षा को देने के लिए जैसे जो ऐतिहासिक है, जो उसकी इतिहास को अगर हम नहीं जानेंगे तो ऑब्जेक्ट देकर हम तैयारी नहीं कर पाएंगे। सर्वप्रथम उसके इतिहास को जानेंगे। जब हमें इतिहास मालूम रहेगा तो उससे किसी भी तरह से अगर प्रश्न पूछे जा रहे हैं घुमा फिरा कर तो उसका हम सही जवाब दे पाएंगे। तो इसलिए आप लोग विस्तृत को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से अध्ययन करिएगा। आगे हम ऑप्शनल भी आपको इसी विषय से संबंधित कला की परिभाषा, कला का परिचय, कला का अर्थ, कला की परिभाषा, कला का वर्गीकरण और कला के प्रकार के सारे जो है जितने प्रश्न जिस तरीके से बनते हैं, जितने प्रश्न पूछे गए हैं टीजीटी, पीजीटी या अदर परीक्षा में, वो सारे प्रश्नों को, श्रृंखला को हम रखेंगे और उसको भी बेहतर ढंग से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। या कहीं से कोई गलत हुआ है, जो है गलत पूछा गया है, उत्तर गलत दिया गया है आयोग के द्वारा, तो उसको भी स्पष्टीकरण करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, आगे है चित्रकला है। चित्रकला, जबकि चित्रकला मनोभावों तथा विचारों को अत्यधिक स्पष्ट करने में सक्षम होती है, इसका अर्थ रंग व ब्रश होता है, जिसमें रंग, रूप तथा आकार और लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है। दोस्तों चित्रकला के बारे में अगर हम अध्ययन करें तो चित्रकला वह होता है, इसका रूप ऐसा होता है, रंग रूप, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है, जिसे हम माप सकते हैं, उसे हम कहते हैं चित्रकला। और चित्रकला बनाने के लिए उसका जो प्रमुख आधार होता है, जो उसका मुख्य आधार होता है, वो रंग व ब्रश होता है। इसलिए रंग व ब्रश हम पेंसिल भी कह सकते हैं, लेकिन पेंसिल के बिना भी हम रंगों के द्वारा डायरेक्ट हाथों से या रंग के माध्यम से हम उस चीज़ को स्पष्ट कर सकते हैं, रंग व ब्रश के द्वारा हम बना सकते हैं। वहाँ पेंसिल अगर नहीं भी है तब भी हम रंग और ब्रश के द्वारा हम अपने चित्र को अच्छे से या बेहतर ढंग से सुंदर बनाया जा सकता है, बना सकते हैं। तो इसलिए प्रमुख उसका आधार चित्रकला का रंग व ब्रश बताया गया है। इसी क्रम में हमारा अगला है चित्रकला के बारे में। मित्रों आपको ज्ञात हो गया कि चित्रकला करने के लिए सर्वप्रथम आवश्यकताएं किस चीज़ का होता है, तो रंग और ब्रश का होता है। प्रमुख उसके आधार होते हैं, उसकी आवश्यकताएं होती हैं। सर्वप्रथम हम जानेंगे मूर्तिकला में, मूर्तिकला हम किसके द्वारा निर्मित कर सकते हैं, किसके द्वारा बना सकते हैं। तो सर्वप्रथम मूर्तिकला के अंतर्गत किसी वस्तु का रूप, रेखा तथा आकार आदि का निर्माण किया जाता है। यह कला उत्कृष्ट मनोभावों को अभिव्यक्त करने में सक्षम होता है, अर्थात इस कला का आधार पाषाण तथा पत्थर और औजार होते हैं। दोस्तों जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि आज नहीं आदिकाल में अगर देखा जाए तो जो पाषाण काल कहा गया है, पाषाण काल से ही, पाषाण मीन्स होता है पत्थर,
पाषाण काल का जो पत्थरों का युग रहा, पत्थरों का समय रहा, काल रहा, उस समय जो देखा गया नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल से ही आपको औजारों के द्वारा, पत्थरों के औजारों के द्वारा ही पत्थरों के बनाए गए हथियार या मूर्तियाँ, जो भी सारे चीज़ अवशेष प्राप्त हुए थे। तो कहने का तात्पर्य है कि उनकी मनोभावनाओं में जो सक्षम थे जो करने में, उस चीज़ को उन्होंने अभिव्यक्ति किया और कला के आधार पर ही इस पत्थरों को तोड़कर औजारों के द्वारा उसे अच्छा, बेहतर, सुंदर बनाने का प्रयास किया। उसी क्रम में आज के समय में पत्थरों के जो भिन्न प्रकार के मूर्तियां जो निर्मित हो रही, बनाई जा रही हैं, बड़ी बड़ी स्टैचू या मूर्तियां जो बनाई जा रही पत्थरों को, वो काट कर बनाई जा रही पत्थरों को। और इसके लिए प्रमुख जो आवश्यकताएं होती हैं बनाने के लिए, मूर्तियां बनाने के लिए प्रमुख आवश्यकताएं होती हैं, पत्थर होते हैं और औजार होते हैं। पाषाण पत्थर या औजार होते, इन्हीं के माध्यम से, जैसे आपने देखा होगा कि एक पत्थर काटने वाला, जिसे आप पत्थर कट्टा कहते हैं, वो पत्थर को काटकर औजारों से मूर्तियां भी निर्मित कर देता है या अन्य प्रकार के जो है वो तैयार कर देता है, जो हमारे दैनिक जीवन में उसकी आवश्यकताएं भी पड़ती हैं। दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। वास्तुकला या स्थापत्य कला या भवन निर्माण, तीनों शब्द जो है एक ही को कहा जाता है। वास्तुकला भी कहा जाता है और स्थापत्य कला के नाम से भी जाना जाता है, उसी को भवन निर्माण के नाम से जानते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, वास्तुकला के अंतर्गत भवन निर्माण व चर्च निर्माण, मंदिर निर्माण, मस्जिद निर्माण, बांध निर्माण व पुल निर्माण आदि किए जाते हैं, निर्माण आदि आते हैं। तो ये सारी चीज़ें भवन निर्माण के अंतर्गत आते हैं या स्थापत्य कला के अंतर्गत आते हैं, वास्तुकला के अंतर्गत आते हैं। तो सर्वप्रथम इसके जो प्रमुख आधार होते हैं, इसके जो प्रमुख आवश्यकताएं होते हैं, वो इसका निर्माण किस तरीके से किया जाता है, किन चीज़ों की सामग्री आवश्यकता पड़ती है। तो चूना है, पत्थर है, ईंट है, मिट्टी है, गिट्टी है, सीमेंट है, लोहा आदि है। ये सारी चीज़ें इस चीज़ का बनाने में आवश्यकता होती है। पूर्व के समय में जो सारी चीज़ें बनाई जाती थी, चाहे वो लाल किला हो, कुतुब मीनार हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें सीमेंट या गिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता था। चूना, पत्थर और बहुत सारे उसमें चीज़, पक्की ईंटें या पत्थर का प्रयोग करके उसका निर्माण किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जो निर्माण करने में उसकी आवश्यकताएं आधुनिक समय में बढ़ रही है, तो लोहे का भी प्रयोग, सीमेंट का, गिट्टी का भी प्रयोग हो रहा है। इस सारी चीज़ों में बड़ी बड़ी जो है पुल बनाने में, ब्रिज बनाने में, ये सारी चीज़ें स्थापत्य कला के ही अंतर्गत आते हैं मित्रों। इसी क्रम में हमारा अगला है, इसका मुख्य आधार क्या है? काव्य कला। काव्य कला मीन्स काव्य करना। इस उत्कृष्ट कला में स्वर तथा व्यंजन दोनों ही प्रयुक्त होते हैं। इसका प्रभाव भी चिरस्थायी होता है। कला की दृष्टिकोण से कला का आधार शब्द और अर्थ माना गया है। दोस्तों, काव्य कला का जो आधार माना गया है, जो कला के दृष्टिकोण से कला का मुख्य आधार माना गया, शब्द और अर्थ माना गया है। क्योंकि आपने देखा होगा कि काव्य कला में स्वर और व्यंजन दोनों ही प्रयुक्त होते हैं, स्वर भी होते हैं, व्यंजन भी होते हैं, और उसी के साथ साथ कला का जो प्रमुख आधार होता है शब्द और अर्थ होता है। अगर शब्द और अर्थ का इसमें समायोजन ना हो तो काव्य जो है वो निरस हो जाएगा, वो सुंदर नहीं रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा, रुचिकर नहीं रहेगा। तो उसका जो प्रमुख आधार होता है शब्द होता है और उसके अर्थ, शब्द और उसके अर्थ होते हैं इसके प्रमुख। इसी क्रम में आगे हम पढ़ेंगे। हमारा पाँचवा पॉइंट है ललित कला का संगीत कला। संगीत कला है, संगीत कला के द्वारा व्यक्ति की भाव अत्यधिक सूक्ष्म से स्पष्ट तथा हृदय ग्रहणी होता है। इस कला का आधार स्वर तथा नद होता है। मित्रों, जैसे सभी कलाओं के बारे में आप लोग ने अध्ययन किया, पढ़ाया गया कि कौन सी कला किस रूप में होती है, किस कला में किसकी आवश्यकता होती है। तो संगीत कला में स्वर और नद की आवश्यकता होती है।
स्वर और नद, आपने देखा होगा कि स्वर होता है कोई हमारे स्वर जो हम जिस चीज़ की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, स्वर की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। नद होता है उसमें लयमकता, उसमें उतार चढ़ाव। आपने देखा होगा कि जब भी सिंगर गाता है तो कभी कभी अपने गाने का जो स्पीड होता है, जो गाने का स्पीड होता है, कभी कभी वो स्वर को जो है आवाज़ को, साउंड को तेज़ कर देता है, कभी कभी इसको स्लो, धीरे 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 स्लो कर देता है। इसी क्रम को नद कहते हैं। अगर ये ना रहे तो अगर केवल सीधी रेखा के समान एक ही आवाज़ में, एक ही स्पीड में, एक ही लय में अगर संगीत को गाया जाए या उसे संगीत किया जाए तो उसमें स्वर नद ना होने के कारण, लय और ताल और लय ना होने के कारण वो सुंदर नहीं लगेंगी, आपको रुचिकर नहीं लगेंगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा, या आपके हृदय या मन को वो प्रभावित नहीं कर पाएगा। तो मुझे लगता है कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। और इसके विस्तृत पढ़ाने के बाद जब आप लोग को ऑब्जेक्ट पढ़ाएंगे, बताएंगे, तो उसमें आप लोग आसानी से उस ऑब्जेक्ट का जो है उत्तर को चयन कर पाएंगे या आसानी से उसको ढूंढ पाएंगे, समझ पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये 5 कलाएँ जो बताई गई हैं, इसमें हेंगल महोदय ने सबसे श्रेष्ठ काव्य कला को माना है। इसीलिए माना है कि इसमें किसी विशेष वस्तुओं की ज़रूरत, किसी विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सबसे कम आवश्यकता पड़ने वाली कला है ये काव्य कला, जिसमें व्यक्ति कहीं पर रहकर शब्द और अर्थ के द्वारा काव्य को कह सकता है। तो सबसे कम आवश्यकता पड़ने वाली सामग्री होने के कारण जो है सबसे श्रेष्ठ कला जो है काव्य कला को हिंगल महोदय ने माना है। ये भी प्रश्न, एक प्रश्न बनता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा प्रश्न ये बनता है कि हिंगल महोदय ने सबसे निम्न कला किसे माना है, सबसे निम्न कला किसे माना है? तो सबसे निम्न कला जो है उन्होंने वास्तुकला को माना है, स्थापत्य कला को माना है, भवन निर्माण को माना है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो वास्तुकला, भवन निर्माण, स्थापत्य कला एक ही है। इसमें सबसे ज़्यादा, जैसे मकान बनाना है तो सबसे ज़्यादा मटेरियल की आवश्यकता होगी, सामग्रियों की आवश्यकता होगी, इसलिए सबसे वो निम्न कला बताया गया है हिंगल महोदय के अनुसार। और काव्य कला में कहीं पर व्यक्ति अपनी कविता को शब्द और अर्थ के साथ प्रस्तुत कर सकता है, उस चीज़ को व्यक्त कर सकता है, इसलिए सबसे श्रेष्ठ कला उसके अनुसार माना गया। ये आपके 5 ललित कला के 5 जो है कंप्लीट हो गए हैं। हम आगे पढ़ेंगे, इसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों ललित कला के भेद। तो ललित कला के जो भेद हैं, कितने प्रकार के बताए गए हैं ललित कला के भेद? ललित कला के मुख्य 2 भेद बताए गए हैं। एक बताया गया है आपका रूप पर्दा कलाएँ, एक आरूप पर्दा। तो मित्रों, रूप पर्दा कला क्या है, आरूप पर्दा क्या कला है? ललित कला 5 प्रकार के बताए गए हैं, लेकिन उसमें भेद बताया गया है। चूँकि कुछ कलाएं ऐसी हैं जो रूप प्रदान करने वाली कलाएं हैं, जैसे चित्रकला है, मूर्ति कला है, स्थापत्य कला है, ये रूप प्रदान करता है। और आरूप पर्दा कलाएं वे हैं जैसे आपकी काव्य कला व संगीत कला, जिसका कोई लंबाई चौड़ाई कोई माप नहीं होता है, जिसे देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता, किसे अनुभव किया जा सकता है या आभास किया जाता है, तो उसे हम आरूप पर्दा कला कहते हैं। जिसका रूप होता है, जिसका आकार प्रकार होता है, जिसका माप होता है, चाहे वो चित्रकला हो, मूर्ति कला हो, स्थापत्य कला हो, वो रूप पर्दा कला के अंतर्गत आता है। तो हम पहले जानेंगे, सर्वप्रथम अध्ययन करेंगे रूप पर्दा कलाएँ। आगे पढ़िए। रूप पर्दा कलाओं के अंतर्गत वे कलाएँ आती हैं, रूप पर्दा कलाओं की अंतर्गत वे कलाएँ आती हैं जिसका चक्षुष रूप होता है, अर्थात जिसे हम आँखों से देख सकते हैं, जिसको हम आँखों से देख सकते हैं, जैसे चित्रकला है, मूर्ति कला है तथा वास्तुकला है। ये रूप प्रदान करने वाली कलाएँ होती हैं। ये रूप प्रदान करने वाली कलाएँ आदि होती हैं। तो दोस्तों, ये क्लियर हो गया होगा कि रूप पर्दा कला क्या है,
जो रूप प्रदान करे वो रूप पर्दा कला है। जैसे चित्रकला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला, ये रूप प्रदान करने वाली कला है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई को हम आसानी से माप सकते हैं। इसे रूप पर्दा कला कहा जाता है। दोस्तों, हम प्रयास करेंगे कि आप लोग को बेहतर से समझाया जा सके, जिससे आप लोग को समझ में आ जाए। अगर आपको समझने में कहीं से दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी बात को रख सकते हैं, जिससे अगर हमसे कहीं पे टूटी होती है, कहीं पे गलती होती है तो उसको हम सुधार सकें। आगे हम जानेंगे आरोप पर्दा कलाएँ क्या है। आरोप पर्दा, जो आरोप मीन्स जो रूप ना प्रदान करें। आरोप पर्दा जो रूप ना प्रदान करें। आरोप पर्दा कलाओं के अंतर्गत वे कलाएँ आती हैं जिनका चक्षु हुआ उसके रूप नहीं होते हैं, अर्थात उसके रूप नहीं होते जिसे हम नयन से, आँखों से हम देख नहीं सकते हैं, वरना भाव अनुभव होता है। अर्थात कोई व्यक्ति आपको कुछ कहता है, भला बुरा कहता है, अच्छा कहता है, बुरा कहता है, उस चीज़ की भाव स्पष्ट हो जाती है कि उसे हमारे बारे में अच्छा कह रहा है, बुरा कह रहा है, तो भाव अनुभव होता है। और ठीक उसी प्रकार से संगीत भी है। संगीत के भाव वो करुण है कि श्रृंगार है, किस रूप में उसका भाव है, वो भी जो है स्पष्टीकरण होता है, हमें ज्ञात होता है, हमें मालूम होता है। अर्थात हम अनुभव करते हैं और हमारे हृदय को, हमारे ज्ञान इंद्रियों को वो प्रभावित करती है और हमें सौंदर्य की अनुभूति कराता है, आनंद की प्राप्ति कराता है, रसवादन कराता है। इसी क्रम में हम जानेंगे, आगे पढ़ेंगे मित्रों, कला के प्रकार। कला के प्रकार जो बताए गए हैं, कला के विभिन्न प्रकार माने गए हैं। कला के विभिन्न प्रकार माने गए हैं, इसको क्रम से हम पढ़ेंगे। कला के जो प्रकार हैं इसको जानेंगे। नंबर 1, किसी वस्तु तथा रूप का निर्माण जिस आधार पर होता है उसी आधार पे कला का प्रकार कहा जाता है। ऐसा कह सकते हैं, किसी वस्तु या रूप का निर्माण जिस आधार पे होता है उसी आधार के आधार पे कला के प्रकार को बांटा गया है। जैसे चित्रकला। चित्रकला है जबकि भवन की भित्तियों पर, दीवारों पर, छतों पर, स्तंभों पर, वस्त्रों पर, कागज़ पर तथा भोजपत्रों पर अंकित चित्र का माना जाता है। यदि हम चित्रकला के बारे में अध्ययन करें तो दोस्तों, चित्रकला आज का ये नई खोज नहीं है। चित्रकला प्रागैतिहासिक काल से हमें देखने को मिलता है, जो लेखनिया में, भीमबेटका में, पंचमढ़ी में, होशंगाबाद में, बहुत सारे जगह पे आदि मानव के द्वारा जो सारे चीज़ उनकी द्वारा जो उनकी अभिव्यक्ति देखने को मिले हैं, तो शिलाओं पे हुआ करते थे, दीवारों पे हुआ करते थे। वो चलकर आगे चलकर जब गुफाओं, कंदराओं का निर्माण हुआ, गुफाओं का निर्माण हुआ प्रथम या दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, तो जैसे अजंता दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। गुफाओं का जोगमिरा जो सबसे प्राचीन बताई गई है, नाट्यशाला बताई गई है, प्राचीन गुफा बताए गए हैं जहाँ पे सबसे पुराने चित्र प्राप्त हैं। जोगीमारा गुफा जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, आज से वो उसका प्रारंभ नहीं हुआ। ये भित्ति चित्रों, दीवारों या छतों पर, फिर आगे चलकर मौर्य काल में स्तंभों पर, फिर वस्त्रों पर, कागज़ पर, भोजपत्रों में, पाल शैली में, ताड़पत्रों पर अंकित हुआ। वो आज भी भिन्न भिन्न जगह चित्रकला का प्रभाव देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि चित्रकला का जो प्रभाव है, चित्रों का जो प्रभाव है, कंप्यूटर के स्क्रीन पर भी वो देखने को प्राप्त होते हैं। उस समय शिला श्रेष्ठ लेकर आज कंप्यूटर स्क्रीन या कांच की जो ग्लास होते हैं, ग्लास पे भी चित्र आपको देखने को मिलते हैं भिन्न भिन्न रूपों में। तो कहने का तात्पर्य है, चित्रकला का विकास क्रम रुका नहीं। जो आदि मानव के द्वारा प्रारंभ की गई थी, प्रागैतिहासिक काल से जो कई हजार वर्ष पूर्व से प्रारंभ हुआ था, वो कला का या चित्रकला का विकास रुका नहीं। आज आप देखेंगे कि शीशे पर भी आपको चित्र देखने को मिलते हैं।
खिड़कियाँ दरवाजे पर या भिन्न भिन्न स्थानों पर, तो स्तंभों पर, वस्त्रों पर, हर एक स्थान पे जो आपको किसी न किसी रूप में चित्र देखने को मिलते हैं तो उसे चित्रकला कहा जाता है। वो किसी भी माध्यम, किसी भी फलक पे, किसी भी धरातल पे कार्य हुआ हो, उसे हम चित्रकला कहते हैं। इसी क्रम में हमारा अगला है, दूसरा भी है मूर्तिकला। मूर्तिकला है धातु तथा पत्थर की तराश कर एक रूप प्रदान किया जाता है, जो मूर्तिकला कहलाता है। देखिए, मूर्तिकला का भी जो देखा गया है, जो प्रारंभ बताई गई है, जो निर्माण बताया गया, जो आविष्कार बताया गया है, ये आज की बात नहीं है, ये आज की कला नहीं, ये आदिकाल से शुरू हुआ है। इसका प्रारंभ, इसका जो शुरुआत हुआ है। आपको मालूम होगा कि सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल के नवपाषाण युग से ही, नवपाषाण काल में बृहस्पति नामक विद्वान ने पल्लावरम से, तमिलनाडु में एक पल्लावरम स्थान पड़ता है, जहाँ से पल्लावरम स्थान से एक कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ था, पत्थर की कुल्हाड़ी हुआ था प्राप्त। और वहीं से आपको देखने को मिलेंगे कि पत्थर के औजार जो बनाए जाते थे उसे तराश कर, अर्थात घिसाई करके बनाए जाते थे। आगे चलकर उसे पॉलिशदार भी हथियार, नवपाषाण काल के समय में कहा गया कि पॉलिशदार हथियार, अर्थात उसे घिसाई करके, तराश करके चमकीले रूप से उसे दिखाने का प्रयास किया गया है। और आगे चलकर इसका विकास होते होते वो मूर्तिकला के रूप में दिखाई देता है, जिसे मूर्तिकला में भी फिनिशिंग करने के लिए पत्थर को घिसाई करके ही उसे तराश कर ही, कटाई करके, घिसाई करके ही उसको तैयार किया जाता है, व्यवस्थित रूप से बनाया जाता है, जिसे हम मूर्तिकला के रूप से जानते हैं, मूर्तिकला कहते हैं। हम अब आ जाते हैं वास्तुकला के बारे में। वास्तुकला स्थापत्य कला, भवन निर्माण कला जैसे है, मंदिर है, स्तूप है, चैत्र है, मकबरे है, दुर्ग है तथा महल आदि आते हैं। दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा कि जो सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ भारत में या पूरे विश्व में स्थापत्य कला का निर्माण, वो स्तूपों से शुरू हुआ, या ऐसा भी कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय आपने देखा होगा कि जो विश्व में सबसे प्रमुख स्थान दो माने गए हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, दोनों ये नगरीय सभ्यता थी। ये दोनों नगरीय सभ्यता थी, जिसे दुर्ग भी कहा गया है और जिसे भवन निर्माण के दृष्टिकोण से जोड़ा जाता है। आगे चलकर धीरे धीरे मंदिरों का भी निर्माण हुआ, जैसे भीतरगांव का मंदिर है, कानपुर देहात में देखने को प्राप्त होता है। ये कच्ची ईंट से बने हुए जो है मंदिर है, पक्की ईंट से बने हुए मंदिर है। स्तूप, आपको मालूम है कि स्तूपों का भी निर्माण बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ था। अशोक के समय में 84,000 स्तूपों का निर्माण किया गया था। चैत्र होता है जो पूजा गिरी होता है, जैसे आपने सुना होगा बौद्ध काल में अजंता गुफा में पढ़ा होगा चैत्य विहार। चैत्र में पूजा गिरी होता था, पूजा करते थे बौद्धिस्ट, और बिहार में वो रहने का कार्य करते थे। मकबरा आप लोग जानते होंगे कि जहाँ पे मकबरा, जैसे मुस्लिम धर्म के अपने जो है वो स्थान होते हैं मकबरे, महल होते हैं जो राजाओं के रहने का महल होता था, जैसे राजस्थान वगैरह में पुरानी हवेली या महल के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम में हम लोग जानेंगे कि जो भी सारे, चाहे वो भवन के रूप में हो कला, या मंदिर के रूप में हो, स्तूप हो, चैत्य हो, मकबरे हो, दुर्ग हो, महल, किसी भी रूप में आदमी अगर वो हमें प्राप्त हो, देखने को मिलता है, तो वास्तुकला या स्थापत्य कला के अंतर्गत आता है। चाहे दिल्ली का लाल किला हो, कुतुब मीनार हो, या आपका जो है आगरा का ताजमहल हो, ये सब सारे जो है स्थापत्य कला के अंतर्गत आते हैं। इसी क्रम में हमारा अगला है दोस्तों मृत्भांड कला। मिट्टी के बने बर्तन व
खिलौने आदि आते हैं। आपने पढ़ा होगा मृदभांड। मृदभांड क्या होता है? जो मिट्टी की किसी समय में बनाए गए वस्तु या बर्तन बनाए गए थे, या ईंट पत्थर जो बने थे, पके हुए थे, जो काफ़ी समय के बाद, लंबे समय के बाद हमें जब वो प्राप्त होती हैं तो उसे हम मृदभांड कहते हैं। जैसे आज भी सिंधु घाटी और मोहनजोदड़ो से संबंधित जो पकी हुई ईंट है, या बर्तन है, या मूर्तियां हैं, या मोहरे हैं, जो सारे चीज़ें मिले हैं, प्राप्त होते हैं, उसी मृदभांडों से हमें पता चलता है। उसी मृदभांडों के माध्यम से हमें उस समय की कला के बारे में ज्ञान होता है, पता चलता है कि उस समय भी लोग इन चीज़ों का प्रयोग करते थे, या उस समय के लोग इस प्रकार के कलाकृतियाँ बनाते थे, मूर्तियाँ बनाते थे, या ये रूप को दर्शाते थे। इसी क्रम में हमारा अगला है दोस्तों मुद्रा कला। मुद्रा कला होता है जो मुद्रा में जो मनी, पैसे से लिया जाता है मुद्रा, जिसे हम कहते हैं मोहरे या सिक्के आदि मुद्रा कला के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि स्वर्ण मुद्राएं में सोने की मुद्राएं समय समय पे सरकार द्वारा, शासन द्वारा, या जो राजा होते थे, राजा रईस होते थे, उनके द्वारा जो चलाए जाते थे मुद्राएं, वो भिन्न भिन्न रूपों में। एक समय था कि चमड़े पर भी मुद्रण कार्य किया गया था, फिर जस्ता, पीतल, कांच, तांबा, जो भी मिला उन्हें, जिस रूप में उन्हें संसाधन मिला, उस रूप में उन्होंने पैसे को मुद्रित करने का कार्य किया। जैसे आज के समय में भारत में सबसे ज़्यादा मुद्रण कार्य जो है कागज़ पे हो रहा है। तो सिक्के ना होकर जो चांदी के सिक्के होते थे, तांबे के सिक्के होते थे, जस्ते के होते थे, लोहे के होते थे, जो भी सारी चीज़ें उन्हें प्राप्त थी, उस सिक्के के रूप में उन्हें मुद्रित करते थे, और अपने कुछ ना कुछ अपने सिंबल भी, उस पर आकृतियाँ भी दिखाती थी, बनाती थी। जैसे आज के समय में भिन्न भिन्न जो है नोटों पर भी आपको दिख रहा है, गांधी जी के दिख रहे हैं, या खजुराहो का दिख रहा है, या मंगलयान दिख रहा है, जो भी सारी चीज़ें आपको जिस रूप में दिख रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से जो उस समय विशेष होता था उनके समय काल में, उस सिक्के पे वो दिखाते थे, रानियों को दिखाते थे, राजा को दिखाते थे, जैसे आज के समय में गांधी जी को दिखाते हैं, और पैसे का मूल्य लिखा होता था, इतना ये इसका महत्व है, तो वैल्यू है। तो उसी के अंतर्गत जो आते हैं उसे मुद्रण कला कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला है, दूसरे के अंतर्गत पढ़ेंगे, अर्थात जिन पदार्थ से कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है, उन पदार्थों के नाम के आधार पर कला का प्रकार कहा जाता है। अर्थात दोस्तों आपने देखा होगा कि जिन पदार्थों से कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है, उन पदार्थों के नाम के आधार पर कला का प्रकार कहलाता है। हमारा अगला है इस क्रम में, जैसे चित्रकला है। चित्रकला भवन की भित्तियों व छतों, स्तंभों, वस्त्र, कागज़ तथा भोजपत्र, पोस्ट कार्ड, कैनवास, लकड़ी के बोर्ड पर कार्य करना चित्रकला कहा जाता है। जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि चित्रकला का जो आरंभ हुआ है क्रम से, आदिकाल से लेकर आज तक उसका क्रम जारी है, चल रहा है। आप लोग को मालूम होगा कि मुग़ल काल में जो अकबर राजा था, वो भवन निर्माण, जैसे वो राजा था तो अपने दरबार में दीवारों पर वो भित्ति चित्रण करवाता था, अर्थात जिसको दरबारी कला के नाम से कहा जाता था। और आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि छतों पर जो जोगीमरा की गुफ़ा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, 300 ईसा पूर्व की बताई जाती है, और उसे डॉक्टर ब्लॉक ने उस गुफ़ा की खोज की थी, पता लगाई थी, जो जैन धर्म से संबंधित है।
वहाँ के जो चित्र बने हैं 7 खंडों में जो बने हैं चित्र, वो छतों पर निर्मित किए गए हैं, छतों पे बनाए गए हैं। और स्तंभ पे जो चित्र बनाए गए हैं, जैसे अशोक के चक्र या अशोक के स्तंभ पर जो शेर बने हैं दिखाए गए हैं, वो स्तंभों पर, अर्थात मौर्य काल के समय में स्तंभों पे ज़्यादा जो है चित्रकला का प्रभाव रहा। वस्त्रों पे आज से नहीं, आज से देखा जा रहा कि जैसे आपको मालूम होगा कि राजस्थान में जयपुर में एक छाप कला या छापा कला के द्वारा जो है एक प्राकृतिक रंग लगा के वस्त्रों पे छपाई की जाती थी। जो चित्रों को छापा जाता था ये वस्त्र पे बनाए जाते थे। कागज़ पे चित्र बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ। कागज़ की खोज जो है सर्वप्रथम चीन में हुआ था। इसके बाद भारत में 14वीं शताब्दी माना जाता है कागज़ का प्रारंभ। जब कागज़ भारत में आ गई, प्राप्त हो गई, कागज़ पे यहाँ पे चित्र बनने लगे। और पाल शैली जो था, पाल शैली में जो पाल राजाओं के द्वारा चित्रकारी करवाए जाते थे, उस समय जो है ताड़पत्र नहीं थे, उस समय कागज़ कपड़े नहीं थे, उस समय भोजपत्र या ताड़पत्र पे कार्य करवाया जाता था। और उसी क्रम में पोस्ट कार्ड, कंपनी शैली को जो अब आप पढ़ेंगे तो कंपनी शैली में छोटे छोटे, चूँकि उस समय जो भारत की जो स्थिति थी बहुत दयनीय हो गई थी, वहाँ के जो चित्रकार जो कार्य करते थे अपनी जीविका को चलाने के लिए, वो चित्रों को बेचने के लिए कार्य करते थे। पोस्ट कार्ड साइज़ पे वो बनाते थे, पोस्ट कार्ड पे वो चित्र करते थे, कार्य करते थे। कैनवास पे जो है तेल बीज से कार्य किए जाते हैं, जो एक विशेष प्रकार से कैनवास को तैयार किया जाता था। लकड़ी के बोर्ड पर भी कार्य किए जाते थे। आप लोग को मालूम होगा कि दुनिया की सबसे महंगी जो पेंटिंग है, मोनालिसा की जो पेंटिंग है, लियोनार्डो दा विंची के द्वारा जो बनाई गई पेंटिंग है, वो लकड़ी के बोर्ड पर ही सतह को तैयार करके जो है चित्रांकन करने के कार्य किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो इतने से कम आपको 10 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। हम कला के विशेष जो बातों को बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग ध्यान से पढ़िए। यहीं से नहीं, इसके कहाँ से लिया गया है, कहाँ इसका प्रयोग किया गया है, सारे इसकी डिटेल हम बताने का प्रयास करेंगे, जो आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए उपयोगी होगा। अगला हमारा है चित्रकला। आपका हो गया धातु कला। धातु कला मीन्स धातुओं से जो कला निर्मित हुई, धातुओं के द्वारा जो चीज़ें बनाई गई, जो चीज़ मुद्रित की गई, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पीतल तथा तांबे कांच से बनाई गई मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, जिसे हम ढोकरा कास्टिंग विधि या तकनीकी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो मित्रों, जो धातु को ढलाई करके जो कला बनाई जाती है, जो चीज़ें बनाई जाती हैं, मूर्तियाँ होती हैं, जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं, उसे हम ढोकरा कास्टिंग विधि या तकनीक कहा जाता है, के द्वारा धातु ढलाई का प्रयोग करके भारत में लगभग 4000 वर्ष से मानी जाती है। ये ढोकरा कास्टिंग विधि, जो धातु ढलाई करने की जो कला है, विधि है, ये लगभग भारत में 4000 वर्ष पूर्व से की जा रही है। आज से नहीं की जा रही, ये 4000 वर्ष पूर्व से लगभग की जा रही है, मानी जाती है। यह कार्य ढोकरा नामक ढोकरा दामर जनजाति से हुआ है। अर्थात उस समय के जो 4000 वर्ष पूर्व जो जनजातियाँ थीं, ढोकरा डामर जातियाँ थीं, उन्होंने इसका जो है इस विधि का प्रारंभ किया, जो पश्चिम बंगाल से पारस्परिक धातु लोहार के नाम से जाना जाता है, जो मोम ढलाई तकनीकी नामक से भी जाना जाता है। इस विधि को मोम के सांचे तैयार किए जाते हैं, उसमें ढालने का कार्य किया जाता है, जिसमें ढोकरा कलाकृति पीतल से बनाई जाती है। यह विधि झारखंड से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, केरल तक फैली हुई। अर्थात यह विधि पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, केरल तक फैली हुई है। अर्थात इस विधि का प्रयोग काफ़ी राज्यों में होता है, और आपको ये विधि
का प्रयोग जो है ढोकरा कास्टिंग विद नेट के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कला से संबंधित। चूँकि ये विद से जो है जो सिंधु घाटी सभ्यता और मोहनजोदड़ो के समय प्राप्त कुछ हुई थी, जैसे कांच की मूर्ति। कांच की मूर्ति आपको पढ़ने को सुनने को मिलते हैं 10.5 इंच, जिसकी 10.5 मानी गई है जिसकी माप। तो ये ढोकरा कास्टिंग विधि से इसमें जोड़ नहीं होता है, इसमें जो है इस माध्यम से ढलाई की जाती है। और आप लोग को मालूम भी होगा सबसे प्रथम जो है कांच धातु का खोज हुआ था, फिर इसके बाद पीतल तांबा सबसे धीरे धीरे खोज होता रहा, सबसे बाद में लोहे की खोज हुआ था। इसी क्रम में हमारा है दोस्तों मिट्टी कला। मिट्टी कला मीन्स मिट्टी के द्वारा निर्माण किए गए वस्तुएं या निर्माण किए गए कलाकृतियाँ हैं। मिट्टी के निर्माण कला कृतियाँ तथा खिलौने का निर्माण करना, मूर्तियाँ, बर्तन आदि का निर्माण किया जाता है। आपने देखा होगा कि आदिकाल से आज तक लेकर मिट्टी के हमारे बीच में कुछ चीज़ें निर्मित जो है खिलौने हों या गुल्लक हो या बर्तनें हैं। जैसे आज के समय में भी लोग चाय पीते हैं तो मिट्टी के ही बर्तन में पीने का प्रयास करते हैं, जिससे मिट्टी कला के नाम से भी जाना जाता है, मिट्टी कला के नाम से भी प्रचलित है, प्रसिद्ध है। क्योंकि ये आसानी से व्यक्तियों को मिल जाता है, इसके लिए कोई कास्ट नहीं उसे चुकाना होता है। केवल उसे कारीगरी से, केवल उसके कला कौशल के माध्यम से मिट्टी को अच्छे से बनाकर उससे जो भी सारी चीज़ें वो बनाना चाहता है, बर्तन बनाना चाहता है, मूर्ति बनाना चाहता है, खिलौने बनाना चाहता है, तो आसानी से कम खर्च में उस चीज़ को कुम्हार बनाकर और पकाकर और अच्छी कीमत उससे प्राप्त कर लेता है। इसी क्रम में हमारा अगला है प्रस्तर काल। प्रस्तर काल किस समय को कहा गया है? पत्थर से गढ़ी हुई आकृति या निर्माण किया जाता है। जैसे नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल से लेकर आज के आधुनिक समय तक पत्थर से होने वाली कार्य आती हैं। दोस्तों प्रस्तर युग, प्रस्तर काल कहा गया है, जिसे कहा गया है कि मध्यपाषाण काल को कहा गया है, अर्थात नवपाषाण काल को कहा गया है। जैसे पत्थर से जो गढ़ाई, पत्थर को तोड़कर, गढ़कर, काटकर जो आकृतियाँ बनाई जाती हैं, जो निर्माण किए जाते हैं, जैसे नवपाषाण काल में से लेकर आज तक आधुनिक समय तक पत्थरों से होने वाले कार्य आते रहें। चाहे यदि वो गुफाओं का निर्माण हुआ, मूर्तियों का निर्माण हुआ, औजारों का, पत्थर के औजार हथियार हुए, ये सारे चीज़ पत्थर प्रस्तर कला के अंतर्गत आते हैं। आज भी कुछ चीज़ें हैं जो हम पत्थर के रूप में ही उसका उपयोग करते हैं, चाहे वो मूर्ति का पूजा करते हैं या कुछ वस्तुएं भी बनाते हैं पत्थर के हमारे होते हैं, उसका हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। इस क्रम में हमारा अगला है दंत कला। दंत कला कहते हैं हम इस काल का हाथी के दांत से निर्मित कला कृति को रखा जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि कंपनी शैली में हाथी के दांत के ऊपर भी चित्रण करने का कार्य किया गया और अपभ्रंश शैली में भी हाथी के दांतों पर कार्य करने के देखने मिले। आज भी हमारे बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, राजा महाराजा के यहाँ आप देखेंगे तो हाथी के दांत के बहुत प्रकार के बने हुए कुछ ना कुछ वस्तुएं हैं, आकृतियां हैं, या चाकू हुआ या जो भी सारी चीज़ें हैं, हमें देखने के लिए कलाकृतियां मिलते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसी क्रम में हमारा अगला है दोस्तों मूर्तिकला। मूर्तिकला इसके चारों ओर तराश कर मूर्तिकला का रूप दिया जाता है। ऐसी मूर्तियां का अवलोकन आगे से, पीछे से तथा चारों ओर से किया जाता है।
दोस्तों मूर्तिकला हम ऐसा कह सकते हैं जैसे कोई मूर्तियाँ हों उसके आगे पीछे से मूर्तिकला हम उसे कह सकते हैं, जो जिससे हम चारों तरफ से उसका अवलोकन कर सकते हैं, चारों तरफ से उसे आगे पीछे से हम घूमकर देख सकते हैं, उसे हम मूर्तिकला कहते हैं। इसी क्रम में हमारा अगला है उत्कृष्ट कला। उत्कृष्ट कला हम किसे कहते हैं? इसमें पत्थर, उत्कृष्ट कला, उत्कृष्ट करना, इसमें पत्थर, चट्टान तथा धातु अथवा काष्ठ के फलक पर उकेर कर रूपांकन किया जाता है। इसमें आधी आकृति बनाई जाती है, इसलिए इसे अर्धचित्र भी कहा जाता है। अर्धचित्र भी दो शैलियों में निर्मित की गई हैं। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कि किसी दीवार पर मूर्तियाँ तो दिखाई जाती हैं, किसी दीवार पर जो बनाए जाते हैं उस सतह पर उभार दिखाया जाता है, जो भी जिसके माध्यम से बनाया जाता है, चाहे सीमेंट के द्वारा या पीओपी के द्वारा छोप कर दिखाया जाता है, रंग के द्वारा जो भी सारी चीज़ लगा के दिखाई जाती है उसे उभार सतह के रूप में दिखाया जाता है, जो अर्धचित्र भी कहा जाता है, आधा चित्र के नाम से भी जाना जाता है। इसके भी दो शैलियाँ हैं, जैसे हाई रिलीफ है और लो रिलीफ। इसको आगे पढ़ेंगे। दोस्तों हाई रिलीफ हम किसे कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। वह मूर्तियाँ जो द्विआयामी पृष्ठभूमि से अलग अलग डिग्री में उभरती हैं, इसे पूर्व और पश्चिम संस्कृतियों में 20,000 वर्ष से अधिक पुराना एक विशिष्ट इतिहास रहा है। दोस्तों हाई रिलीफ जो है, ये विधि जो है वह मूर्तियाँ जो द्विआयामी के रूप पृष्ठभूमि पर जो है अलग अलग डिग्री में उभरती हुई दिखाई देती हैं। पूर्व और पश्चिम संस्कृतियों में इसे 20,000 वर्ष से अधिक पुराना एक विशिष्ट इतिहास माना गया। दोस्तों जैसे किसी दीवार पर किसी चीज़ को छुपाई करके, जैसे प्लास्टर होता है उसके द्वारा अगर उभार दिखाया जाता है, या किसी पत्थर को काट कर पीछे की तरफ बराबर प्लेन रहे, पत्थर को ना टच किया जाए, आगे की तरफ पत्थर को काट कर साइड के भाग को निकाल लिया जाए, और जो मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं, जो आकृतियाँ बनाई जा रही हैं उसको उभार दिखा दिया जाए। जैसे मोहरों में बने होते हैं जो छपाई की जाती है उसे उभार दिखा दिया जाता है, उसे जो है हाई रिलीफ कहा जाता है। जैसे ऑल्टो रिलीफ उच्च राहत 3 आयामी पहुंचता है, ये ऐसा दिखाया जाता है। हाई रिलीफ में अगर इसे दिखा दिया जाता है, उभार दिया जाता है, सतह के ऊपर दिखा दिया जाता है, तो उस चीज़ को जो है त्रिआयामी कला के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन वो जब उस चीज़ को पीछे से भी काट कर निकाल दिया जाता है, पीछे की तरफ भी गोलाई युक्त दिखा दिया जाता है, तो वो पूर्ण रूप से मूर्ति हो जाती है, और वो त्रिआयामी या द्विआयामी ना होकर पूर्ण रूप से मूर्ति हो जाती है। बेस रिलीफ, जबकि बेस रिलीफ कम राहत, मतलब इसमें कम कार्य होता है। कभी कभी 2 आयामी ड्राइंग के समान दिखने लगता है, अर्थात उसी को जब हम ज़्यादा उभार नहीं करते हैं, उसे कम राहत देते हैं, कम उसको कार्य करते हैं, तो कभी कभी वो हमें 2 ही आयामी में वो ड्राइंग के समान दिखने लगता है। जैसे लगता है कि किसी सतह पर कोई रेखांकन कर दिया गया हो, कोई चित्र बना दिया गया हो, इसी रूप में हमें दिखने लगता है। लेकिन उसी चीज़ को जब ज़्यादा उस पर उच्च राहत दे दिया जाता है, ज़्यादा उसको
कटाई कर दिया जाता है, खुदाई कर दिया जाता है, तो त्रियामी के रूप में दिखने लगता है, अर्थात वो हमें सामने से मूर्ति की तरह दिखने लगता है। अर्थात उच्च राहत वाले सिक्कों में एक डिजाइन होता है जो सपाट सतह से बाहर की ओर उभरा होता है। डिजाइन सपाट होने के बजाय उभरे हुए होते हैं, मोहर के समान उभरे बनाए जाते हैं या दिखाए जाते हैं। मित्रों, आप लोग ने देखा होगा कि सिक्कों पर आपने जैसे देखा होगा कि कुछ सिक्कों पर केवल रेखाएं ही दिखाई जाती हैं, केवल रेखाएं ही दिखाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं बेस रिलीफ कहते हैं, कम उभार कहा जाता है। लेकिन वहीं उच्च रिलीफ अगर दिखाया जाता है तो जो उस पर छापे जाते हैं, जो उसको दिखाए जाते हैं, तो छपाई के दौरान उभार करने के लिए सांचे में गड्ढे की खुदाई ज़्यादा करके उस पर माल भर दिया जाता है, या उस पर जो है मटेरियल जो भी धातु होते हैं भर दिए जाते हैं, ताकि जो छपने वाला पार्ट होता है उसमें वो उबार सतह दिखने लगता है, जिसे हम कहते हैं हाई रिलीफ कहते हैं। जो हमें किसी किसी सिक्कों में उभार जैसी दिखने लगती है सतह पर, उसे हम हाई रिलीफ कहते हैं। जो मोहरों के समान, जैसे मोहरे छापे जाते हैं, अगर आपके छपने वाला भाग अगर ऊंचा नहीं होगा, उठा हुआ नहीं होगा, बाहर को निकला नहीं होगा, तो स्पष्ट क्लियर नहीं छपेगा। उसी के समान उसी को उभार दिया जाता है, मोहरों के समान दिखाया जाता है या उभार दिया जाता है। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आप लोग को हाई रिलीफ समझ में आ गया होगा कि हाई रिलीफ हम किसे कहते हैं। अब हम लोग लो रिलीफ को अध्ययन करेंगे। इसमें हल्के से तराश से जाते हैं, इसलिए आकृतियाँ में सपाटपन या रहता है। अर्थात कहने का मतलब है जो भी सतह होता है उसकी खुदाई बहुत कम की जाती है, बहुत गहरी खुदाई नहीं की जाती, हल्की खुदाई की जाती है। जो सपाट आकृतियों के रूप में दिखाई देता है, आकृतियाँ सपाट होती हैं, चपटापन होती हैं, वो उभार नहीं रहता है। जैसे इस विधि में सतह में कम उभार सतह दिखाया जाता है या दिखाई जाती है, जिसमें कम गहराई में उसकी अंदर खुदाई करके प्राप्त किया जाता है। आपने देखा होगा किसी शिलापट या कोई चीज़ शिलान्यास होता है, कहीं पर आपने देखा होगा कि कोई जैसे लगता है शिलापट लगता है कि ये किसके द्वारा बनाया गया है, कौन से मंत्री, कौन से विधायक, कौन से सांसद के द्वारा, चाहे वो रोड का निर्माण होता है, किसी भवन का निर्माण होता है, या कहीं पर लोग अपने घर पे भी एक लगवाते हैं, क्या कहते हैं उसे, मतलब जो है कुछ लोग अपने घर में भी एक नेम प्लेट लगवाते हैं कि इनके द्वारा बनाया गया है। तो इसमें जो कार्यविधि होती है वो लो रिलीफ में होती है, क्योंकि जो समतल सतह होता है उसमें खुदाई करके जो है उस चीज़ को स्पष्ट किया जाता है, उसमें लिखा जाता है, उसमें जो भी लोगो बनाना होता है बनाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं लो रिलीफ कहते हैं। इसकी जो विशेषताएं हैं, लो रिलीफ हम उस सतह को कह सकते हैं जैसे किसी शिलापट के समतल सतह को कुछ खुदाई गहराई में करके किसी शब्द को दिखाना या उसमें प्रयोग करना। तो इससे मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा कि लो रिलीफ क्या है मित्रों। तो जो शिलापटों पे लिखा जाता है, जो भी उस पर ब्यौरा दिया जाता है, आज से नहीं, यहाँ तक कि देखा गया है कि आप लोग टूरिस्ट पैलेस पे जाएंगे तो एक वहाँ मंदिर के सामने या मस्जिद के सामने एक पत्थर का शिलापट लगा होता है, जिस पे उनके मंदिर की पूरी विशेषताएं उस पे अंकित होते हैं, लिखे होते हैं। उसे हम कहते हैं लो रिलीफ कहते हैं। जो खुदाई करके, कम खुदाई करके, गहराई में खुदाई करके उस चीज़ को बनाया जाता है, दिखाया जाता है, दिखाने का प्रयास किया जाता है। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समापन होता है, और आप सब लोग इसी तरीके से क्लास को फॉलो करते रहिए। मैं चाहूँगा कि आप लोग को अधिक से अधिक जानकारी दे सकूँ, एक बिंदु पर कई प्रश्न तैयार हो सकें, और आप लोग अपने मित्रों तक, दोस्तों तक, और जितने भी आपके होंगे जान पहचान तक क्लास को, लिंक को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, जिससे हमारे मनोबल बढ़ता रहे। आप लोग को मैं इसी तरीके से रोज़ डेली क्लास आप लोग को देता रहूं, जिससे आप लोग का प्रिपरेशन या अच्छी तैयारी आपका
परीक्षा से उपयोगी से संबंधित आपको मिलता रहे। इस वीडियो पे हमारा अगला जो है, इस टॉपिक पे हमारा जो वीडियो रहेगा वो ऑप्शनल से संबंधित रहेगा। जो इससे संबंधित जितने सारे प्रश्न बने हैं आज तक, जैसे आयोग टीजीटी परीक्षा करा रहा, प्रयास करूँगा कि जितना हमको रिकॉर्ड मिल जाएगा तब से लेकर आज तक हम जो है आप लोग को वो प्रश्न देने का प्रयास करेंगे, क्लियर करने का प्रयास करेंगे। आप सभी का सहयोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हमारे दूसरे वीडियो को प्राप्त करने के लिए, नेक्स्ट क्लास को प्राप्त करने के लिए आप लोग क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक को